Very good afternoon to everyone and happy जन्माष्टमी to everyone। आज इस जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम लोग को स्टार्ट करना था एक नई सीरीज जेई मेन और नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। और आज हम लोग का वादा था कि आज से स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अपने करिकुलम में 3 लेक्चर्स में रखने का प्रयास किया है। लेक्चर नंबर 1 में आज मोल कॉन्सेप्ट 1 के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे और 19th को मोल कॉन्सेप्ट 2 के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे और 21st को आपके लाइव डाउट सेशन होगा मोल कॉन्सेप्ट पे। तो ये 2 दिनों में मोल कॉन्सेप्ट हम लोग हाफ ऑफ द पार्ट आज कवर करेंगे, रेस्ट पार्ट 19 को कवर करेंगे। ये शेड्यूल है, एक चैप्टर को 3 दिनों में कवर करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि अभी शुरुआत के दिनों में हम रेगुलर क्लासेस के बजाय ऑल्टरनेट क्लासेस ले रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे बैचेज को डिफरेंट बैचेज की क्लासेस लेनी है। हमें आईटी के लिए अलग, आईटी एडवांस के लिए अलग, जेई मेन और नीट के लिए अलग, नेट के लिए अलग, टीजीटी पीजीटी के लिए अलग, एलटी ग्रेड के लिए अलग, इसलिए हम ऑल्टरनेट सभी क्लासेस को मैनेज कर रहे हैं। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। हम लोग पहले प्रश्नों को पढ़ के हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे और उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके पे हम लोग आएंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहां से हम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि 4 फ्लास्क हैं इक्वल वॉल्यूम के जिसके अंदर डिफरेंट गैसेज हैं। 4 फ्लास्क हैं इक्वल वॉल्यूम के जिसके अंदर डिफरेंट गैसेज हैं और हर फ्लास्क में प्रेशर सेम है, टेम्परेचर भी सेम है। हर फ्लास्क का प्रेशर और टेम्परेचर सेम है। हर फ्लास्क का प्रेशर और टेम्परेचर सेम है। क्या क्या सेम है? प्रेशर P सेम, टेम्परेचर T सेम, R तो सेम होता ही है और वॉल्यूम भी सेम। आइडियल गैसेस के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला क्या है? PV = nRT। और PV = nRT में अगर P सेम है, वॉल्यूम सेम है, लिखा हुआ है ना, फ्लास्क का वॉल्यूम 1 लीटर का सभी है, वॉल्यूम सबका सेम है, R गैस कांस्टेंट तो सेम होता ही है, और अगर टेम्परेचर भी सेम है तो नंबर ऑफ मोल सबके सेम होंगे। और आप जानते हो कि अगर सबके मोल सेम हो गए तो मॉलिक्यूल भी सबके सेम होंगे, क्योंकि एक मोल में सभी गैसेस के मॉलिक्यूल्स अवोगाद्रोस नंबर के इक्वल होते हैं। कितना होता है अवोगाद्रोस नंबर? 6.02 इंटू 10⁻23। कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। अब सब में मॉलिक्यूल इक्वल हो गए, लेकिन एक मॉलिक्यूल में एटम्स अलग अलग है। यहां पर एटम कितने हैं? इसके अंदर कौन सी गैस भरी है? H2। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। इसमें हीलियम है, 1 एटम है। इसमें O2 2 एटम है। इसमें O3 3 एटम है। तो नंबर ऑफ एटम्स यहां पर डिफरेंट है ना। यहां पर नंबर ऑफ एटम्स 2 1 2 3 है। तो अब नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट है, मॉलिक्यूल सबके अंदर सेम है, तो नंबर ऑफ एटम का रेशियो क्या होगा? 2 1 2 3। आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो, तो 2 1 2 3 करेक्ट आंसर इज सी। अब अगले प्रश्न की तरफ आपको हम ले चलते हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत बेसिक से A to Z बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और मॉडरेट होते हुए डिफिकल्ट लेवल तक आपको ले जाएंगे। आज के इस लेक्चर 1 में बहुत बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ताकि थ्योरी आपका रिवीजन हो जाए और इसके बाद फिर अब आपको धीरे धीरे हम लेवल अपग्रेड करते जाएंगे। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। अब ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें n क्या है? n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस है। Na क्या है? अवोगाद्रोस कांस्टेंट। m क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई बताओ कौन सा इक्वेशन सही है,
तो आपको थोड़ा देर में वक्त दूंगा, आप सोचेंगे और बताएंगे कि इनमें कौन सा इक्वेशन सही है ना। आप जरा देखते जाओ, n क्या है, नंबर ऑफ मोल। बताइए क्या नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है भाई। नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका है कि अगर वेट गिवन है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिए ना, ग्राम मोलर मास से। अगर नंबर में कोई नंबर दिया हो तो अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए ना, अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए Na से। और अगर किसी आइडियल गैस का वॉल्यूम दिया हो एनटीपी पर तो आप उसको 22.4 से डिवाइड कर दीजिए। बस वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए ना, अगर लीटर में है तो इससे डिवाइड कर दीजिए और एमएल में है तो इस लीटर को भी एमएल में चेंज कर दीजिए। तो हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स निकालने के तरीके पता है। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल। एम क्या है, एम क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। अब वन मॉलिक्यूल के मास में ना अगर हम अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मोल थोड़ी ना आएगा। वन मॉलिक्यूल के मास में अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मोलर मास आएगा। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, पहला वाला गलत हो गया। ऐसे ही सब चेक करिए, ये तो हो ही नहीं सकता ना। अब ये देखिए एन क्या है, अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर में किससे मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ मोल से। तो क्या निकल के आ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। एकदम सही बात है। देखिए वन मोल में अवोगाद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, तो जितने मोल है उसको अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो सी इज करेक्ट आंसर। अब अगले प्रश्न की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं ना जिनको की बेसिक्स में दिक्कत है, कुछ ऐसे हैं जिनका बेसिक ठीक है, मॉडरेट दिक्कत है, कुछ ऐसे जो मॉडरेट तक अच्छे हैं उनको एडवांस लेवल पे करना है। तो सबके लिए अलग अलग तरीके के हमने बैचेज बनाया। आज का बैच बेसिक लेवल टू मॉडरेट लेवल, जेई मेन और नीट के अभ्यर्थियों के लिए है। नीट के अभ्यर्थियों के लिए इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। जेई मेन में हम लोग बेसिक्स तैयार करते हुए इजी लेवल से मॉडरेट लेवल की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न को आपके सामने में ले चलता हूं। ये है आपका अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में ये पूछा गया कि द वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज। अब हम लोग को पता है कि वन मोल गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है और एनटीपी पर कितना होता है ना। हम लोग को पता है कि एनटीपी पर ध्यान देना है सब लोग को। एनटीपी का मतलब क्या होता है, एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर खूब ध्यान देने वाली बात है, ये जल्दीबाजी में एग्जाम में आपको फंसाया जाता है इस क्वेश्चन में। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर प्रेशर क्या लेते हैं, 1 atm। टेम्परेचर क्या लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। और जब हम पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं, प्रेशर ले लेते हैं 1 atm। वॉल्यूम आपको निकालना है, गैस 1 मोल है और आर की वैल्यू 1/12 ले लिया हमने और टेम्परेचर 273 ले लिया, तो ये कैंसिल होकर ये कितना हो जाता है 22.4। लेकिन ये किसके लिए, एनटीपी के लिए। आपके प्रश्न में क्या पूछा गया, एसटीपी। और एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर तो वही होगा लेकिन प्रेशर 1 atm की जगह 1 बार होता है। और 1 atm और बार में रिलेशन क्या है, 1 atm इज इक्वल टू 1.01 बार। अब आप जरा देखो, अगर मैं प्रेशर को इस फॉर्मूले में प्रेशर को एटीएम में लेना है और आपका प्रेशर किस में है, बार में, तो अब बार को एटीएम में चेंज करोगे तो क्या करोगे, बार को एटीएम में चेंज करोगे तो इसे डिवाइड करोगे, यानी यहां पर 1/0.01 लेना पड़ेगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 22.4 की जगह 22.7 आएगा। तो दैट्स वाई याद रखना, अगर क्वेश्चन में एसटीपी पूछा गया हो तो आंसर ये नहीं लगाना है, एनटीपी पूछा गया हो तो लगाना है। इसलिए आंसर नन ऑफ दीज आपको लगाना है ना। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता, एक ऐसा ऑप्शन होता जिसमें वो हो ही नहीं सकता, तब मोस्ट अप्रोप्रिएट 22.7 के करीब 22.4 है तो करीब वाला लगा सकते हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बैंक होते हैं जहां पर 22.4 एनटीपी पर भी लेते हैं और एसटीपी पर भी लेते हैं। तो वो तब करना है जब आपके पास 22.7 के करीब, सबसे करीब एकमात्र यही आंसर है और 22.7 नहीं दिया, तब ऐसा आपको करना है। हम सब लोगों को इस बात का बहुत ध्यान देना है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हम फिल्टर करें क्वेश्चन में कि ऑप्शंस को चूज करते समय मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कैसे निकाला जाता है।
आगे बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ आपको ले चलते हैं। अब हमारा अगला सवाल है द वॉल्यूम ऑफ, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 moles of n atom at NTP occupy a volume of n atom का मतलब क्या है? नाइट्रोजन। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या आपको ध्यान रखना है, सबको पता है 1 मोल N2 गैस, नाइट्रोजन गैस मतलब N2 गैस, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है। तो 1 मोल N2 गैस, अगर हीलियम होता है तो H ही लिखते, ध्यान दीजिएगा सब लोग। 1 मोल N2 गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है एनटीपी पर। अब 1 मोल में एटम कितने हैं? 2। 1 मोल में एटम कितने हैं? 2 मोल एटम है। 1 मोल में कितने एटम है? 2 मोल एटम है। 1 मोल में 2 मोल एटम है कि नहीं? 1 मोल में 2 मोल एटम, मॉलिक्यूल एक है मोल, मॉलिक्यूल 1 मोल, लेकिन एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। तो 1 मोल में ना मॉलिक्यूल का तो 1 ही मोल है, लेकिन एटम का 2 मोल है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 मोल एटम का पूछ रहा है, तो 2 मोल का आंसर 22.4 ही रहेगा। इस क्वेश्चन को अक्सर ध्यान दीजिएगा सब लोग, इस क्वेश्चन को अक्सर 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 तो 2 मोल का 44.8 कर देते हैं, है ना। क्यों कर देते हैं? क्योंकि ध्यान नहीं देते कि जो हम लोग पढ़े हैं वो N2 के लिए है और पूछ किसके लिए रहा है? N के लिए। तो N2 में 2 मोल नाइट्रोजन होंगे और 2 मोल नाइट्रोजन होंगे तो बात तो वही वॉल्यूम की हो गई, है ना। 1 मोल N2 के लिए बोलिए या 2 मोल N एटम के लिए बोलिए, एक ही बात हो गई। तो आंसर विल बी 22.4 लीटर। तो मैंने कहा आपको कि इजी से मैं आपको डिफिकल्ट लेवल की तरफ ले जाऊंगा, लेकिन इजी का मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन को दे रहा हूं जो इजी तो बहुत ज्यादा है लेकिन ट्रिकी भी है। अगर आपने थोड़ी थोड़ी मिस्टेक करी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से आज के इस क्वेश्चन सीरीज को आपको सॉल्व करना है, एक एक क्वेश्चन पे समय देना है और जल्दीबाजी में गलती ना हो इसका ध्यान रखना है। और एक और बात ध्यान रखना है, प्रश्न बोर्ड पे जैसे ही आएगा आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर लगाना है। इसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, लास्ट में चेक करना है कि आज सर ने 30 क्वेश्चन मान लीजिए लगवाए, तो उस 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने अपने आप से सही किए थे और कितने क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सर के बताने के बाद सही हुआ है, ये हमें ध्यान देना है। अगले प्रश्न की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। अगला प्रश्न अब हमारा है द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज। हाँ भाई देखिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, अच्छा पिछला क्वेश्चन फिर से आ गया लग रहा है ना। हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 46 ग्राम ऑफ सोडियम। सबको पता है नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है। नंबर ऑफ मोल क्या होता है भाई, है ना, जो गिवन वेट है उसको किससे डिवाइड करना होता है? एटॉमिक मास से। और एटॉमिक मास से करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 मोल ना। गिवन वेट 46, एटॉमिक मास 23, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया? 2। अब हम लोग को अगले क्वेश्चन की तरफ चलना है। हाँ जी, अगला सवाल है द चार्ज ऑन 1 ग्राम आयंस ऑफ Al3+ ये बहुत ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। अक्सर जब 1 ग्राम लिखता है तो स्टूडेंट्स को यह लगता है कि 1 ग्राम वेट गिवन है, लेकिन एक बात आपको बहुत प्रैक्टिकली समझनी है कि अपने आंसर आप लगाते रहिए और मैं अपनी बातें बोलता रहता हूं ताकि आपके दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट के पैरेलल एक मेरा कॉन्सेप्ट भी चलता जाए ना। जहां जहां आपका कॉन्सेप्ट गलत हो रेक्टिफाई होकर के सीधे आप सही क्वेश्चन करने के तरीके पे ध्यान दीजिए। अच्छा आप मेरे को बताइए 1 ग्राम की जगह 4 ग्राम होता, 10 ग्राम होता, 20 ग्राम होता, आप बताइए क्या पॉसिबल है कि एल्यूमिनियम 3 आयन ना मार्केट में 4 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम खरीद के आप ला सकते हैं? क्या पॉसिबल है कि ये जो आयन दिख रहा है आपको बोर्ड पे, एल्यूमिनियम 3+ या कोई भी आयन मार्केट में जाकर के 4 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम खरीद के ला सकते हैं? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब आप क्या करेंगे? ये समझेंगे कि अगर आयंस के पहले ग्राम लगा हो, एटम के पहले ग्राम लगा हो, मॉलिक्यूल के पहले ग्राम लगा हो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मोल को रिप्रेजेंट करता है। क्या बोला मैंने? अगर 1 ग्राम एटम लिखा हो, अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो
1 ग्राम आयन लिखा हो, कॉन्सेप्ट को समझिएगा ना। देखिए कितनी अच्छी सीरीज है, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। बार बार वही थ्योरी पढ़ना नहीं है जो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा, क्लास 12 में पढ़ा ना। अभी अगर कुछ लोग ड्रॉप कर रहे हैं तो ड्रॉप में भी पढ़े, बार बार नहीं पढ़ना। क्वेश्चंस करते समय हमको कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। चलिए आइए करते हैं। तो 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन, जब भी लिखा हो इसका मतलब क्या होता है, 1 मोल। क्या बोला सर ने, एटम के पहले अगर ग्राम आ जाए, मॉलिक्यूल के पहले ग्राम आ जाए, आयन के पहले ग्राम आ जाए, तो उसका मीनिंग क्या होता है, मोल। तो ध्यान रखना है 1 ग्राम आयन का मतलब 1 मोल ऑफ Al3+। अब चार्ज क्या पूछ रहा है आपसे, 1 मोल में एल्यूमिनियम के इतने एटम होंगे, किसी के भी इतने एटम होते हैं, और 1 मोल में इतने एटम हैं, और एक एटम के पास चार्ज कितना है, 3। तो इतने के पास चार्ज कितने होंगे, 3 इंटू Na। फिर से ध्यान सुनेंगे, इसका मतलब क्या होता है, 1 मोल। 1 मोल में एटम कितने होते हैं या आयन कितने होते हैं, Na। तो 1 मोल में आयन कितने हुए, Na, और एक आयन के ऊपर चार्ज कितना है, 3+। तो इतने आयन के पास, Na के पास चार्ज कितना होगा, 3Na। डी इज करेक्ट आंसर। तो ये ध्यान देना है कि बहुत सारे स्टूडेंट को जैसे 1 ग्राम दिखता है तो एटॉमिक वेट 27 से डिवाइड करने लगते हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई करने लगते हैं, ये सब गलती होने लगती है। तो छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान देना है। और ये ई कूलम क्यों लिखा है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ना, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को यहाँ पर ई कूलम लिख दिया, तो जितना है उतना इंटू ई कूलम कर दिया गया। ठीक बात है। अगले क्वेश्चन को की तरफ मैं ले चलता हूं। मुझे पता है कि अगर आप बहुत सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीरियसली चाह रहे हैं कि हमको पूरे 11th और 12th के 23 चैप्टर्स अच्छे से तैयार हो जाए और इंजॉय करते हुए हम हर चीज को प्रॉपर पढ़ लें, तो आज का लेक्चर आप इंजॉय कर रहे होंगे और आगे के लेक्चर्स के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखेंगे। और अब मुझे लगता है कि आज क्वेश्चन करने के बाद अगले लेक्चर में जब भी आप मेरे साथ आ पाएंगे 19th को, तो एक बार आप मोल पढ़ के आएंगे कि सर से के साथ डिस्कशन में छोटी छोटी गलतियां जो हो जा रही हैं वो ना हो, ताकि हम अपनी थ्योरी पढ़े रहें और सर के साथ उन्हीं थ्योरी को क्वेश्चन में कन्वर्ट करें और क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करें, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको मैं ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। इसमें आपको नंबर ऑफ एटम्स किसमें ज्यादा होगा बताना है, और ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। हम लोगों को पता है जो भी अमाउंट गिवन है, सब में अमाउंट देखिए, वेट गिवन है सेम, वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो क्या जाता है, मोल, है ना। अभी अभी आपने पढ़ा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल, और 1 मोल में अवोगाद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और 1 मॉलिक्यूल में जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल ना, आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद क्या करना है, नंबर ऑफ मोल कैसे आता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से आता है। नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका ना। अब नंबर ऑफ मोल कैसे आता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देखिए वेट तो सबका सेम है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट सबका अलग अलग है। तो पहले वाले में ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, कार्बन 12 4 जा 48 प्लस 10 58, है ना। तो 1/58, 1/58 इंटू मोल हो गया इंटू Na, और इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 14। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखिए, 1/28 इंटू Na इंटू 2। इसको भी देख लीजिए, 1/108 इंटू Na इंटू 1, 1/18 वाटर का 18 होता है ना, इंटू Na इंटू 3। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को एटमिक मास, मोलर मास नहीं याद है, तो वो बेसिक चीजें भी हम आपको तैयार कराएंगे रिमेडियल क्लासेस में ना। एकदम बेसिक बातें भी जो तैयार नहीं है, ठीक है, ब्रिज कोर्स करके एक हम कोर्स बताएंगे, इसमें बेसिक बेसिक बातें आपकी तैयार होगी। और वो ब्रिज कोर्स में बहुत लंबा कोर्स नहीं होगा, ओनली 10 डेज, ओनली 10 डेज, जिसमें कि सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, और उसके बाद आपको फिर जाना होगा मेन कोर्स में, है ना। अगर ऐसे किसी को जरूरत है तो हमको बताएंगे कि सर ब्रिज कोर्स भी रिक्वायर्ड है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ब्रिज कोर्स के लिए डिमांड रेज करनी होगी, या व्हाट्सएप नंबर पे आपको ब्रिज कोर्स के लिए डिमांड रेज करनी होगी, तो हम आपको ब्रिज कोर्स में भी एनरोल कर देंगे। अभी तो हम लोग यूट्यूब पे लाइव क्लासेस करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को एक बार प्रॉपर रिवाइज कर लें। तो चलिए
अब देखिए सबसे बड़ा कौन आया, हमें सबसे अधिक पूछा गया है, तो अब यहाँ पर क्या आया 1/, अच्छा 14 4 जा 56 होता है, 1/4 के आसपास आया, ये 1/14 के आसपास आया, ये 1/6 के आसपास आया, और ये तो बहुत बड़ा है, बहुत मतलब छोटा है, 1/108 हो गया, तो सही आंसर आ गया ए। ठीक बात है। सबसे हमें ज्यादा कब मिलेगा, जब नीचे वाला नंबर ना कम होगा, तो अगर हम 14 को 58 से कट करेंगे तो अप्रॉक्स 1/4 पॉइंट कुछ आएगा, इसलिए सबसे कम, सबसे मतलब ज्यादा है, 1 नीचे कम आ रहा है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू 1 ग्राम ऑफ ईच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, वेट अगर सबका सेम है और मॉलिक्यूलर वेट भी सेम हो जाए तो सबके मोल सेम हो जाएंगे, और मोल सेम हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल सेम हो जाएंगे ना। तो बस मॉलिक्यूलर वेट देख लीजिए किसका कितना सेम है, तो N2 का मॉलिक्यूलर वेट, अच्छा पहले N2 से देख लें, ये तो बहुत ज्यादा है ना। इसका देखिए N2 का 28 है और इसका भी 28 है, 12 + 16, ये तो एक आंसर मिल गया। और भी आंसर देख लें, 28 + 16 44, और ये भी 44 ना। तो इसलिए इसमें दो आंसर सही है, सी और डी दोनों में, इन दोनों गैसेस का मॉलिक्यूलर मास सेम है, वेट तो सेम गिवन है, तो वेट अपॉन मोलर मास किए तो क्या मिल गया, मोल। और हर सबके अगर मोल इक्वल आ गए, है ना, वेट सेम मोलर मास सेम, तो मोल तो इक्वल आएंगे ना, और अगर मोल इक्वल आ गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल आ गए। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स में अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं ना। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। A gaseous mixture contains CO2 and N2O in 2:5 ratio by mass. The ratio of the number of molecules of CO2 and N2O is ना। इसमें आपको करना है, क्वेश्चन करके आप मेरे को बताएंगे। वेट का रेशियो गिवन है, ठीक है, और मोलर मास दोनों का इक्वल है, अभी अभी आपने पढ़ा था, तो दोनों का वेट का रेशियो इक्वल है, तो मोलर मास इक्वल है, तो जो रेशियो वेट का होगा वही रेशियो मोल का होगा ना। मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, तो जो रेशियो वेट का होगा ना, ये मोलर मास तो सेम ही है, तो जो वेट का रेशियो होगा वही रेशियो मोल का आएगा। अगर यहाँ पे 2W रखेंगे और वहां पे 5W रखेंगे तो मोल भी 2 और 5 के रेशियो में आ जाएगा, बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट सेम है ना। तो अब मोल का रेशियो हो गया, और मोल का रेशियो हो गया तो वही रेशियो मॉलिक्यूल का भी होगा, क्योंकि एक मोल में तो सबके अवोगाद्रो नंबर ही होते हैं, तो 2:5 इज करेक्ट आंसर। ठीक बात है। अब अगले प्रश्न की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार इसको रीड करेंगे आप लोग, अपने तरफ से आंसर लगाएंगे, फिर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। हाँ, मैं बोर्ड आपको ब्लैंक छोड़ता हूं। हाँ जी, अगर एल्यूमिनियम के सैंपल का, मेरे ख्याल से कर लिए होंगे आप, आंसर आ गया होगा। अगर एल्यूमिनियम के सैंपल का मास गिवन है, इस मास को एटॉमिक मास 27 से डिवाइड कर देंगे 54 को, तो मोल आ गया 2, आ गया ना मोल 2। अब अगर उतने ही मोल मैग्नीशियम के ले लें, क्योंकि अगर मोल सेम है तो दोनों के एटम भी सेम होंगे। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला दोनों का मोनो एटॉमिक है ना, एल और एमजी का मोनो एटॉमिक है। अगर मोनो एटॉमिक नहीं होता, डाई एटॉमिक होता, तो एटम चेंज जाते ना, 2 और 1 का रेशियो हो जाता है। लेकिन अगर दोनों का फॉर्मूला मोनो एटॉमिक है, तो जो मोल का रेशियो होगा वही रेशियो एटम का भी होगा। तो इसका मतलब इसका जो मोल है उतना ही मोल इसका आएगा। चले, तो मैग्नीशियम के मोल कितने हो गए, 2, और एक मोल का मास क्या होता है, एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास कितना दिया है, 24, तो 2 मोल का मास कितना होगा, 48, तो 48 इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को कंसंट्रेशन वीक होने की वजह से बताते समय अगर किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ,
तो एक बार फिर से इस वीडियो को बैकवर्ड करके फिर से पीछे जा करके समझने की कोशिश करनी है। और अगर उसमें भी डाउट हो गया, उसके बाद भी क्लियर नहीं हुआ, तो मैं आपको लिए अलग से रेमेडियल क्लास अरेंज करूंगा। मैंने जब स्टार्ट किया था एटीसी के चैनल को फिर से एटीसी 2.0, तो उसकी एक वजह खास ये थी, बहुत सारे टीचर्स ये दावा करने लगे थे कि हम स्टूडेंट को, गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, और कर रहे थे, करते भी थे। तो मेरे एक स्टूडेंट ने, सतीश नाम है उसका, केजीएमसी से उसने एमबीबीएस किया लखनऊ से, और एम्स में दिल्ली से उसने पढ़ाई करी। उसने मेरे को फ़ोन किया और उसने कहा कि सर, आप लोगों ने हम लोगों को, मतलब इतने गरीब घर के थे हम लोग, गांव के थे, बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी, हिंदी मीडियम पढ़ के आए थे यूपी बोर्ड से, आप लोगों ने हम जैसे कितने विद्यार्थियों को, मेरे ही बैच के, डॉक्टर बनाया, और बहुत सारे लोग एम्स में हैं। कभी आप लोगों ने प्रोपेगेंडा नहीं किया, कभी इमोशनल ड्रामा नहीं की, कोई नाटक नहीं करी, बस आप लोगों ने पढ़ाया। आप लोग क्यों नहीं सर यूट्यूब चैनल पे आकर क्लासेस लेते हैं, और गरीब बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे एजुकेशन को, क्योंकि बहुत सारे लोग महंगे सस्ते एजुकेशन के नाम पे बच्चों को कूड़ा परोस दे रहे हैं। उसने अभी किसी अपने भाई को किसी कोचिंग का नोट्स, ये वीडियो लेक्चर दिलाया था, उसी से दुखी होकर बोल रहा था कि सर, हम लोगों ने क्या पढ़ाई करी थी और क्या ये लोग पढ़ रहे हैं जो आप लोगों ने हम लोगों को पढ़ा दिया। आज भी किसी को भी मैं केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ, क्यों नहीं सर करते हैं। तो मेरे मन में उसकी बातों के बाद एक उत्कंठा आई कि मुझे फिर से एटीसी 2.0 स्टार्ट करना चाहिए। और मैंने एक, हमारे स्टूडेंट का एक ग्रुप है, जो हमसे पढ़े हुए विद्यार्थियों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में रिएक्शन चेक करने के लिए पोस्ट किया। तो बच्चों का यही कहना था कि सर, अगर आप नहीं होते तो आज हम लोग आईटी से पास करके और गूगल में इतनी बड़ी पोजीशन पे नहीं होते। और गूगल में तो अपने शहर के पढ़े हुए बहुत सारे बच्चों का ग्रुप है, जो एक साथ एक ही बैच में हम लोग साथ पढ़ता था। ज्यादातर बच्चे उसमें आईटी के और कुछ एनआईटी वाले बच्चे भी हैं। तो सर, हम लोग जब भी आपस में मिलते हैं तो आपकी चर्चा होती है, और सर ये सीरीज स्टार्ट करें, उसको बंद मत करिएगा सर प्लीज। तो आप सबके इस प्रेम ने, स्नेह ने फिर से मुझे स्टार्ट करने का मौका दिया। और अब मैं चाहता हूं देश के हर बच्चे को, अगर पढ़ाई वो के लिए पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा हो, तो उसको बहुत ही कम कॉस्ट में, एकदम निःशुल्क तो नहीं कर सकते, बिकॉज निःशुल्क चीजों की वैल्यू नहीं होती। आप अपने पास कोर्स रख लेंगे और उसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इतने नॉमिनल कॉस्ट में जो निःशुल्क के बराबर ही होगा, मैं आपको पढ़ाऊं। क्योंकि पिछले 22 सालों में जो मेरा एक पढ़ाने का, जो सिलेक्शन कराने का जो ओरिएंटेशन रहा है, और आप सबकी जो मेरे साथ स्नेह रहा है, आपके पेरेंट्स की जो मेरे साथ ब्लेसिंग रही है, वो मुझे फिर से एक बार एक्साइटेड कर रही है कि मैं अपने एटीसी 2.0 की सीरीज के साथ आगे बढ़ूं। तो आप में से ज्यादातर विद्यार्थी जिनके अंदर एक्साइटमेंट है, जिनके भाई बहन या आपके जानने वाले कोई भी दूर दराज के हमसे पढ़े हों, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। उसको पढ़ने के बाद मेरा मनोबल बढ़ेगा। और टीचर को तो मनोबल ही चाहिए, बस बच्चों का सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए। टीचर फिर न पैसे देखता है, न दिन रात की मेहनत देखता है, फिर समर्पण उसकी दिखने लगती है। और हमारे और आपके समर्पण से ही तो सक्सेस मिलनी है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सभी लोग, जहां भी कोई डाउट होगा वो सब कलेक्ट करिए, और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जिस क्लास का नाम हमने रखा है डाउट सेशन। चलिए, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। अगला सवाल है, हाँ, इस क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा, कुछ लॉज होते हैं ना। एक लॉ होता है
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास जो रिएक्टेंट का है और टोटल मास जो प्रोडक्ट का है वो दोनों इक्वल हुआ करता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक दूसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वो लॉ क्या कहता है? वो लॉ ये कहता है कि अगर NO और NO2 ये दो मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, एक एटम का फिक्स्ड मास, नाइट्रोजन एटम का मास 14 ग्राम हमने ले लिया, यहां भी 14 ग्राम ही एक नाइट्रोजन है, तो एक एटम का फिक्स्ड मास अगर अनदर एटम के डिफरेंट मास से रिएक्शन करे, यहां का ऑक्सीजन का मास कितना है 16 ग्राम और यहां ऑक्सीजन का मास कितना है 32 ग्राम। अगर एक एटम का फिक्स्ड मास, ये देखिए मास फिक्स है, दूसरे एटम के डिफरेंट मास से, देखिए डिफरेंट मास से रिएक्ट करके मोर देन वन कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, मोर देन वन कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, तो दूसरे एटम का मास एक मल्टीपल रेशियो को फॉलो करता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। जैसे इनके बीच का प्रोपोर्शन क्या है 1:2। और एग्जांपल लेते हैं N2O3, N2O5 और N2O। अब नाइट्रोजन हर जगह N2 है, नाइट्रोजन का हर जगह मास क्या होगा 28, 28, 28। अब ऑक्सीजन का मास क्या होगा 16, 16 3 जा 48, 16 5 जा 80। तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि ये आपस में मल्टीपल प्रोपोर्शन में है। इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक लॉ और होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है? कहता है कि कोई भी कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलके बना है, वो कंपाउंड चाहे जिस सोर्स से प्राप्त हो, उन एलिमेंट का एटॉमिक रेशियो हमेशा सेम रहेगा। फिर से बोलता हूं, H2O पानी चाहे बारिश का हो, पानी चाहे टैप वाटर का हो, पानी चाहे आंख का आंसू हो, समुद्र का पानी हो, बात खारे पानी की नहीं हो रही है, प्योर वाटर की बात हो रही है जिसमें और कुछ नहीं हो, अगर वो प्योर फॉर्म में लिया जाए तो H2O में H और O का एटॉमिक रेशियो हमेशा 2:1 ही होगा। कभी HO2 नहीं हो सकता, कभी H3O नहीं हो सकता। बस पानी प्योर होना चाहिए। जैसे अगर समुद्र का पानी है तो खारा वाला नहीं लेंगे, उसको प्योर कर लेंगे। सभी को प्योर फॉर्म में लेके अगर कंपेयर करें तो ऐसा होगा। मतलब कोई अल्कलाइन हो, कोई कुछ ऐसा नहीं लेना है, ऐसा लेना है जो सब एक फॉर्म में वाटर हो ना। तो उसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो खैर ये देखा जाए कौन सा लॉ है। 3 ग्राम एक हाइड्रोकार्बन है, एक्सेस ऑक्सीजन से बर्न किया, 8.8 ग्राम CO2 एंड 5.4 ग्राम H2O दिया। ये डेटा कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है? हाइड्रोकार्बन कौन सा है? CXHY, 8.8 ग्राम CO2। अगर O2 से बर्न हुआ तो क्या बना भाई? X मोल ऑफ CO2 प्लस, हम अगर बैलेंस करें इसको तो Y/2 मोल ऑफ वाटर। ये रिएक्शन बैलेंस करने का तरीका होता है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना हो तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है? X + Y/4 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक बात है। तो अब देखिए ये X मोल है तो ये भी X मोल। अब बताइए इसका मोल कितना आया? 8.8 को CO2 के 44 से डिवाइड करेंगे तो मोल कितना आ जाएगा? 0.2 मोल। X की वैल्यू कितनी आ गई? 0.2। अब वाटर 5.4 की जगह पर Y/2 होना चाहिए, यानी Y/2 की वैल्यू कितनी है? 5.4 नहीं, 5.4 तो वेट है ना, 5.4 अपॉन 18 इट विल बी 0.3, यानी Y की वैल्यू कितनी है? 0.6। दिख रहा है आपको? Y की वैल्यू कितनी है? 0.6। तो Y की वैल्यू हो गई 0.6। अब 0.6 मोल इसका और 0.3 मोल इसका, तो यहां पर हमने लिख दिया 0.3 और 0.6, तो क्या बन गया? CH2। मेरी बात समझ में आपको आ रही है? क्या बन गया? CH2। और CH2 का 1 मोल इसका 0.2 मोल दे रहा है, इसका 0.6 मोल दे रहा है। तो अब ये आपको बताना है कि अगर ये हाइड्रोकार्बन का हम 3 ग्राम लेते हैं तो कितना उसका मास होगा। तो बस सिंपल है, कार्बन 12 है तो 12 को 0.2 करेंगे 2.4 हो जाएगा, है ना। 0.2 मोल कार्बन का मास हो जाएगा 2.4। हाइड्रोजन का कितना है? 0.6 आया था, तो 0.6 का 0.6 हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल हाइड्रोजन का मास 1 होता है।
दोनों को जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, यानी जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का है और दोनों के मास आपस में इक्वल हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें लग गया। तो अब हम आपको अगले प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। अगला सवाल, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम एज 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ना 20 ग्राम कैल्शियम में कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है 40, तो 20 को 40 से डिवाइड कर दो 20 को 40 से, तो मोल कितना हो गया 0.5, तो 0.5 मोल कैल्शियम का है। अब कह रहा है कि बताओ कितने एटम होंगे, तो हमें पता है एक मोल में अवोगाद्रो नंबर ऑफ एटम होंगे, तो 0.5 मोल में 0.5 इंटू Na हो गया। अब इतना ही किसमें है, इतना ही किसमें हो रहा है, तो हमें क्या करना है, देखना किसका 0.5 मोल होगा, ठीक ना। तो 24 को 24 से डिवाइड करो तो 1 मोल हो गया, क्योंकि वेट अपॉन एटॉमिक वेट से मोल आता है, ये सही आंसर नहीं है, 0.5 लाना है। 12 को 12 से करो 1 हो गया, ये भी सही आंसर नहीं है। 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस को, है ना, 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस को आप 32 से डिवाइड करोगे तो 1/4 हो जाएगा, और 16 ग्राम को ऑक्सीजन एटम बोल रहा है, अगर O2 के फॉर्म में लोगे तो मोल इसका आ जाएगा ना। बहुत ध्यान देके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस, एटम पूछ रहा है तो ये तो मोल आया, मोल से मॉलिक्यूल आया। अब O2 पूछ रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा हाफ, ये 16 हाफ, तो आंसर कौन सा हो गया सी। इसमें क्या गलती थी, 16 को 16 से डिवाइड करोगे ना, ऑक्सीजन एटम है तो 16 को 16 से करोगे तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ 8 को 32 से करोगे बिकॉज ये O2 है ना, तो उससे क्या निकला मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल में एटम कितने हुए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि एक O2 में 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो हाफ हो गया। तो इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करना है। आज हमने एक बेसिक लेक्चर लिया है। मैं चाहता हूं कि इस भारतवर्ष में, अपने देश में या अपने देश के बाहर भी, अगर कोई भी साइंस वर्ग का विद्यार्थी है, अगर आज के मेरे इस लेक्चर से लाभान्वित हो रहा है तो इस वीडियो लेक्चर के नीचे अपना कमेंट लिखेगा। अगर उसको कुछ भी बेसिक फायदा हुआ हो और वो चाहता है कि मैं सीरीज स्टार्ट रखूं तो अपना कमेंट लिखेगा, तो मैं फिर अगला लेक्चर फिर से डालूंगा और आपके इस कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते रहूंगा। आज इस छोटी सी क्लास में हम देखना चाहते हैं कि कितने विद्यार्थी एक्साइटेड हैं अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ या ऐसे शिक्षकों के साथ जिन्होंने हमेशा अपना समर्पण रखा है विद्यार्थियों के लिए, उनके भविष्य के लिए। थैंक यू वेरी मच।